हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म A4S हब पे। तो आज हम लेके आ गए हैं फिजिक्स के आपका सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के माइंड मैप के बारे में। अब सबसे पहले चैप्टर की बातें करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि हम माइंड मैप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन माइंड मैप है क्या, ये आपके लिए कैसे यूजफुल होगा। तो अगर मैं माइंड मैप के बारे में बात करूं तो माइंड मैप हमारा है कि जो हमारा पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इस चैप्टर में जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपके इस चैप्टर में हैं, उसके बारे में हम बातें करेंगे कि कैसे आप उसको एग्जाम के पहले सारी चीजें समझ कर सकते हो और उसको कैसे आप ग्रैस्प कर सकते हो। तो सारी चीजें इस वीडियो में आपकी इंक्लूडेड हैं। आप पूरी वीडियो देखोगे तो आप आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम चैप्टर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यानी ये चैप्टर कितने टॉपिक्स से मिलकर बना हुआ है। तो पहले अगर हमें यह पता रहेगा कि कितने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं तो उसके बाद हमारे लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। और इन टॉपिक्स के अंदर भी कई सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन बताऊंगा और बहुत इजीली बताऊंगा, जिससे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर में आपके पास कितने टॉपिक्स हैं, तो अगर मैं यहां पे टॉपिक्स लिख के लाया हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में जो कि हमको पढ़ने होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में, तो सबसे पहला टॉपिक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि हमें जानना होता है कि चार्जेस क्या होते हैं, कितने तरह के चार्जेस होते हैं, कौन कौन से चार्जेस होते हैं, वो हमें जानना होता है। यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमें आनी चाहिए। फिर उसके बाद में हमारे पास जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है कूलम्स लॉ। यहां पे मैं केवल टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं फर्स्ट पेज पे कि हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मैं आगे सारे टॉपिक्स में जितनी भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करूंगा, जिससे आपका पूरा माइंड मैप रेडी हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरा टॉपिक है कूलम्स लॉ और तीसरा टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें कूलम्स लॉ में यानी कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस के बीच में कैसे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है, ठीक है, उसके बारे में हम बातें करते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। तो दूसरा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूट करता है कूलम्स लॉ को। तीसरा टॉपिक आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, उसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, उसके बारे में बातें करेंगे। हमारे पास फिर चौथा टॉपिक जो आ जाता है, जो मेन टॉपिक होता है, वो आ जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको याद करके जाने होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन उन पे बन जाते हैं। फिर पांचवा टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास आ जाता है गॉस लॉ। क्या आता है, गॉस लॉ आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन इन पे बन जाते हैं। और उसके बाद में हमें पढ़ना होता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस साहब ने एक नियम दिया था, उसी नियम से हम कई सारे हमारे पास जो तरह के मतलब प्रॉपर्टीज होते हैं उनके एप्लीकेशंस पढ़ सकते हैं। यानी कि उनसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कई तरह के सिस्टम्स के, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास स्फीयर होता है, उनका हम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई कि हमारे पास ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये कितने टॉपिक्स को अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब देखिए, आप चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर में तो बहुत सारी चीजें लाइन से पढ़ते जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सी चीजें कैसे रिलेवेंट है। लेकिन अगर मैं आपको स्टार्टिंग में टॉपिक्स बता दूंगा कि इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, तो दिमाग में एक माइंड में बन जाएगा कि हाँ यही टॉपिक्स है जो कि हमें पढ़ के जाने हैं। तो हमारे पास कुल मिला के 5 टॉपिक्स है जो कि हमें पढ़ने हैं। अब एक एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और डिटेल पढ़ते हैं कि कैसे क्या चीजें होती हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने सबसे पहला टॉपिक ले रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज। आपके चैप्टर में भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको भी पता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर का, ठीक है। और ये दो तरीके के हो सकते हैं। जो आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। न्यूट्रल कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये अगर आपके दिमाग में न्यूट्रल चार्जेस भी होते हैं तो वो कोई चार्जेस नहीं होते, आप उन चीजों को दिमाग से निकाल दीजिए। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि जो हमारे चार्जेस होते हैं स्केलर होते हैं, वेक्टर होते हैं, टेंसर होते हैं, क्या होते हैं। तो हमारे चार्जेस होते हैं ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं। क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और हमारे जो चार्जेस हैं वो कंजर्व्ड होते हैं, यानी ये कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। हमारे जो चार्जेस होते हैं वो कंजर्व्ड इन नेचर होते हैं, यानी कि चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी भैया आप चार्जेस को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, बस चार्जेस को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे चार्जेस होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं, ठीक है। फिर अगली प्रॉपर्टी जो आ जाती है चार्जेस की वो होती है क्वांटाइज्ड। हमारे जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, ये क्वांटाइज्ड होते हैं। अगर मैं क्वांटाइज के बारे में थोड़ी बातें करूं तो जैसे कि आप बात करो कि जो चार्जेस होते हैं हमारे ये डिस्क्रीट अमाउंट में यानी कॉन्टिन्यूअस अमाउंट में नहीं होते, डिस्क्रीट अमाउंट में होते हैं। यानी कि चार्जेस अगर आप एक इमेजिनेशन की तरह सोचिए, अगर आप थोड़ा डेली लाइफ की एग्जांपल की तरह सोचिए, तो हमारे जो चार्जेस होते हैं एक पैकेट के फॉर्म में होते हैं। यानी कि आपको जो चार्जेस मिलेंगे किसी भी बॉडी पे तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में मिलेगा, यानी कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ और इसी के इंटीग्रल
फॉर्म के रूप में आपके किसी भी बॉडी पे चार्जेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जो चार्जेस हैं वो 2.5 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसी बॉडी पे नहीं हो सकता। चार्जेस जो हो सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि इंटीजर, यानी कि जो आपका n होता है ये इंटीजर होता है, तो आपका जो चार्जेस हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल में ही हो सकते हैं, यानी कि किसी भी बॉडी पे चार्जेस तो प्रेजेंट होंगे। अब कोई चार्ज किसी भी बॉडी पे हो सकता है कि नहीं हो सकता, हम ये कैसे पता लगाएंगे? तो अगर हमें ये पता लगाना है कि किसी भी बॉडी पे ये चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर उस चार्ज को बनाएंगे, यानी जो बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर उस चार्ज को बना सकते हैं। अगर जितने नंबर ऑफ उस बॉडी पे जितने चार्ज प्रेजेंट हैं, अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर उस चार्ज को बना रहे हैं वो इंटीजर आते हैं तो वो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। अगर वो चार्ज आपका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंटीग्रल नहीं आ रहा है, यानी कि 2.5 2.6 10.5 10.7 ऐसे कुछ आ रहा है, यानी जो आपका n की वैल्यू है वो इंटीजर नहीं आ रहा है, तो वो चार्ज बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये हमारे पास पहला टॉपिक था कि चार्जेस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, चार्जेस कंजर्व होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, यानी कि जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, छोटा चार्ज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा चार्जेस नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, तो आप बेसिक से बिल्कुल बेझिझक बता सकते हो कि आपके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो फंडामेंटल चार्ज है, यानी कि नेचर में वो बिना मतलब इंडिपेंडेंटली वो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। सबसे छोटा चार्ज यही है। अब इसके बाद में हमारे पास पहला टॉपिक रैप अप होता है। दूसरे टॉपिक की अगर बात करें तो दूसरे टॉपिक में हमारे पास आ जाता है कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या देता है? मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्जर रखे हुए हैं, एक Q1 और एक Q2। ठीक है, हमारे पास दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 और Q2। अब दो चार्जेस रखे हुए तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस यानी सेम साइन के चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट साइन के चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव आपके अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे जब दो चार्जेस हम रखेंगे पास में या थोड़ी दूर भी रखेंगे तो वहां पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आएगा। क्या आएगा? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी वो एक दूसरे को खींचना चाहेंगे या एक दूसरे को दूर भगाना चाहेंगे। तो कितने फोर्स से एक दूसरे को खींचना चाहेंगे या कितने फोर्स से एक दूसरे को भगाना चाहेंगे उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, और वो दिया था कूलम्स लॉ ने, यानी कि उसको हम निकाल सकते हैं कूलम्स लॉ से। यानी कि दो चार्जेस अगर हमारे r डिस्टेंस दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस आपका सेंटर टू सेंटर होता है, यानी कि सेंट्रल फोर्स होता है हमारा जो कूलम्स लॉ, यानी जो कूलम्बिक फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स होता है। तो यहां पे हमारे पास जो फोर्स का जो फॉर्मूला आता है वो आता है K₁Q₁Q2/r²। हमारे पास क्या आता है? K₁Q2/r², और जो K है आपका वो कांस्टेंट है, एक K की वैल्यू होती है 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है फोर्स इक्वल टू K₁Q2/r²। अगर Q1 और Q2 देखो, यहां पे Q1 और Q2 ऑपोजिट साइन के, यानी कि Q1 और Q2 क्या है? अपोजिट साइन के, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो फोर्स आएगी वो अट्रैक्टिव आएगी, मैंने बताया। अगर Q1 और Q2 सेम साइन के तो जो फोर्स आएगी वो रिपल्सिव आएगी, ये बात है। और ये जो आपके पास K है, यानी कि ये जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और 9 × 10⁹ इसकी रियल में वैल्यू होती है, यानी कि इसकी कैलकुलेशन वाली वैल्यू जो होती है अप्रॉक्सिमेटली 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आपकी आती है। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये परमिटिविटी होता है। ठीक है, जनरली हम यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फ्री स्पेस या वैक्यूम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसको स्टैंडर्ड मान के परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम रखा है, और जब वैल्यू कैलकुलेट करी तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, जिसपे कभी कभी सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? अब मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस केवल नहीं है, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि दो ही चार्ज हो, आपके पास मान लीजिए कई सारे चार्जेस हैं, यानी कि हमारे जो स्पेस में रखे हुए कई सारे चार्जर रखे हुए, 1 2 3 4 5, या हमने 5 चार्जेस रख दिए। ठीक है, हमारे पास 5 चार्जेस रखे हुए हैं। अब ये चार्ज इस पे भी फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे भी फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा, यानी कि अगर इस चार्ज की बात करें तो इस चार्ज पे पांचवा वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा, और तीसरे वाले चार्ज पे पहला वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा, तीसरे चार्ज पे दूसरा वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा, और तीसरे चार्ज पे चौथा वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा, यानी तीसरे चार्ज पे सब लोग फोर्स लगा रहे होंगे। अब यहां पे अगर नेट फोर्स निकालेंगे, क्योंकि फोर्स आपकी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका जो नेट फोर्स निकालेंगे तो इन सबका वेक्टर सम करेंगे, यानी कि इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वेक्टर के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। अब इनका इस पे नेट फोर्स जो आएगा इन सब चार्जेस की वजह से, मतलब सब चार्जेस की वजह से अलग अलग फोर्स है इस चार्ज पे। अब इस चार्ज पे जो नेट फोर्स आएगा वो कुछ अलग आएगा,
इस चार्ज की वजह से कुछ अलग है, इस चार्ज की वजह से कुछ अलग है, इस चार्ज की वजह से अलग है, ठीक है। तो जो नेट फोर्स इस चार्ज पे आएगा वो सब चार्जेस की वजह से आएगा। क्या आएगा? नेट फोर्स जो आएगा वो सब चार्जेस की वजह से आएगा, उनको मिला के आएगा। लेकिन अब अगर मैं पहले वाले चार्ज की बात करूं कि पहले वाले चार्ज पे आपका सेकंड वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, थर्ड वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, फोर्थ वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, फिफ्थ वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, तो पहले वाले चार्ज पे नेट फोर्स सबकी वजह से आएगा। लेकिन पहले वाले पे जो आपका सेकंड वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है और पहले वाले पे आपका जो थर्ड वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, पहले वाले पे आपका जो फोर्थ वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, पहले वाले पे आपका जो फिफ्थ वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, वो सब लगाते रहेंगे, सेम फोर्स लगाएंगे। इन चार्जेस के प्रेजेंस की वजह से दो चार्जेस के बीच के फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि पहले मान लीजिए आपके पास केवल दो चार्ज थे तो वो कुछ फोर्स लगा रहे थे आपस में, दूसरा चार्ज आएगा वो भी फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स में चेंज करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो दो चार्जेस फोर्स लगा रहे थे उनके फोर्स के बीच में कोई चेंज नहीं करेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है। यानी कि जो नेट फोर्स है वो वेक्टर सम हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी 2 कितना फोर्स लगा रहा है 1 पे, प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, यानी 4 कितना फोर्स लगा रहा है, प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5। यानी कि सब चार्जेस इस फोर्स यानी इस चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इन सब के अगर वेक्टर सम करेंगे तो आपका नेट फोर्स 1 वाले चार्ज पे आ जाएगा, यही कहता है। लेकिन इनके इंडिविजुअल फोर्स में इनके दोनों के बीच में जो इंडिविजुअल फोर्स है, यानी 2 वाला जो 1 वाले पे फोर्स लगा रहा है तो तीसरा वाला चार्ज आ जाएगा, तो इन दोनों के फोर्स के बीच में कोई भी इफेक्ट वो नहीं डालेगा। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, यहां पे बिल्कुल साफ लाइन में लिखा हुआ है। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे हमने 4 चार्जेस रख दिए, ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बनता है, आपके पास कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू दे देता है। तो बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री लगा के आपको एक चार्ज पे फोर्स निकालना होता है कि कितना चार्ज होता है, ठीक, फोर्स होता है, एंगल वंगल सब आपको दे के रखता है। तो यहां से आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ऐसे क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो। अब इसके बाद में हमारे पास आता है जो हमारे पास तीसरा टॉपिक है, वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए। पहला टॉपिक हमारे पास था चार्जेस के बारे में, दूसरा टॉपिक हमारे पास था कूलम्स लॉ के बारे में। अब हमारे पास जो तीसरा टॉपिक है यह है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम्स में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि कोई भी पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मान लीजिए आपके पास क्या है, पॉइंट चार्ज है। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डिस्टेंस दूर कितनी होती है, तो मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो होता है फोर्स अपॉन चार्ज। क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। और यहां पे टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर हम बात करें कि इसकी डायमेंशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो होती है एम एल T-3a-1। ये होता है आपका डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ही बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आपको बेसिक सी ये वाली इंफॉर्मेशन याद रखनी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको माइंड में याद करके रखना है, यानी दिमाग में बैठा के रखना है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यानी कि ये रियल में लाइंस नहीं होती है। तो हमारे दिमाग ने मान रखा है, हमने मतलब आप स्टडी को अपने इजी बनाने के लिए ये हमने मान रखा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। नॉर्मल टू कंडक्टिंग सरफेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसमें क्वेश्चन भी आया आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस है, मान लीजिए ऐसे सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं कंडक्टिंग सरफेस के आपके परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो कई बार सरफेसेस आपको दे दिए जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कई डिफरेंट एंगल पे निकालते हैं वो लोग। तो हमें वहां पे ये देखना है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपके सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है कि नहीं, यानी उससे नॉर्मल है कि नहीं। तो नॉर्मल टू कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये वाली चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम्स में, यानी कि जे एडवांस में इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। बेसिक इस चीज पे जे एडवांस में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। अब इसके बाद में आता है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस और इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है? यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, और कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि नेगेटिव चार्ज पे आके ऐसे डायरेक्टली केवल सिंगल चार्ज पे दिखा देते हैं कि यहां से टर्मिनेट हो रही है। तो सबसे पहली चीज याद रखना है कि जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट कहां होती है? नेगेटिव चार्ज पे। लेकिन एक पॉइंट और याद रखना है जो कि काफी
ही इंपॉर्टेंट है कि अब इस चार्ज को केवल आपको मान लो केवल ऐसे दिखा दिया कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट हो रही हैं। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस केस में ओरिजिनेट हुई है वो इन्फिनिटी से हुई है। तो हम ये मानते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो या तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं या तो इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होती हैं, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं या तो नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती है। यहां पे देख लीजिए नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो रही है, या तो नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती है या तो आपकी इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होगी, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, अब जो सबसे चौथा पॉइंट है आपका वो है कि नेवर इंटरसेक्ट, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इनका रीजन क्या होता है इंटरसेक्ट ना करने का? तो इंटरसेक्ट ना करने का रीजन ये होता है कि अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, तो यहां पे मैंने लिखा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। अब एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन इधर बताएगा, एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन इधर बताएगा, तो एक ही पॉइंट पे अगर दो डायरेक्शन बता रहा है इसका मतलब ये तो गलत है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। और जो पांचवा पॉइंट है कि नेवर फॉर्म क्लोज लूप, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती हैं। यानी अगर क्लोज लूप फॉर्म कर लेंगी, मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज लूप फॉर्म कर ली, ठीक है, यानी यहां पे हमने प्लस क्यू माना था तो ये तो हो जाएगा कि प्लस क्यू से भाई निकली है और ये फिर वापस आके प्लस क्यू में ही टर्मिनेट हो गई। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो तो प्लस क्यू से निकलती है, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो ये आपका बात है कि ये नेवर फॉर्म क्लोज लूप, और टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तो वो उस जगह पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो ये हमारे पास कुछ बातें थी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, इनके प्रॉपर्टीज की कुछ बातें थी। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? अगर हम इसकी बातें करें, तीन टॉपिक्स हमने पढ़ लिया। सबसे पहला टॉपिक पढ़ा चार्जेस, दूसरा टॉपिक पढ़ा कूलम्स लॉ और तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास चौथा टॉपिक जो है यह है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल हम दो चार्जेस को मिला के बनाते हैं, एक चार्ज माइनस क्यू लिया और दूसरा चार्ज हमने प्लस क्यू लिया, यानी अपोजिट चार्जेस लेते हैं बट सेम मैग्नीट्यूड के लेते हैं। ठीक है, अपोजिट चार्जेस लेते हैं बट सेम मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू ले लिया। मैंने कहा ठीक है, इनको हमने माना है कि जनरली डी डिस्टेंस पे सब लोग रख देते हैं, लेकिन मैंने यहां पर माना कि हमने इसको 2l डिस्टेंस पे लिया, क्योंकि हमें कैलकुलेशन को ईजी बनाना होता है, यानी कैलकुलेशन को ईजी करना होता है। तो हमने यहां पे 2l डिस्टेंस मान लिया, सेंटर के एक तरफ l डिस्टेंस, सेंटर के एक तरफ l डिस्टेंस, तो हमने इसको 2l डिस्टेंस माना। तो जो आपका डायपोल मोमेंट होता है वो होता है q इंटू 2l, और जो इसका डायरेक्शन होता है, डायपोल मोमेंट होता है q इंटू 2l, और जो इसका डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो आपके डायपोल का डायरेक्शन होता है वो कहां से कहां होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो ये आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। लेकिन जो ये तीन फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनमें से एक फॉर्मूले पे जरूर है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। अब हमारे पास ये डायपोल रखा हुआ है, अगर इसके एक्सिस पे बात करें, यानी इसी एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे चला गया, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी l है, ये डिस्टेंस आपकी l है, और मैंने सेंटर से यहां से एक डिस्टेंस x मान लिया, ठीक है, और इस पॉइंट पे मैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो आएगी आपके पास 2kp/x3, और ये x है आपके पास डिस्टेंस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो आती है 2kp/x3। P है आपका यही Q इंटू 2l, तो यहां पे आप वैल्यू रख सकते हैं। अब उसके बाद में एक फॉर्मूला और आता है, वो फॉर्मूला कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डायपोल, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आपके पास डायपोल हो तो ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर आप किसी भी पॉइंट पे जाते हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -kp/x3। अब यहां पे माइनस क्यों लिया है, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है और जो आपके पास डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है दोनों अपोजिट आता है। क्या आता है, दोनों अपोजिट आता है। जनरली आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर बनती है ऐसे और डायपोल मोमेंट आप ऐसे लेकर रखते हो, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होती है, इसलिए यहां पे एक माइनस साइन आ जाता है, तो हम यहां पे माइनस साइन लगा देते हैं। अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में
आप डाइपोल को प्लेस कर देते हो तो उस पे आपका क्या टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। पी होता है आपका यही Q इंटू 12, तो पी क्रॉस ई होता है पीई साइन थीटा। ये होता है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी डाइपोल को प्लेस करोगे तो जो आपका टॉर्क लगेगा वो लगेगा पीई साइन थीटा। ई आपकी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी आपका Q इंटू 12, यानी ये जो आपके पास डाइपोल मोमेंट है वही होता है। तो ये आपके पास हमने चौथा टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कवर कर दिया। ये फॉर्मूले जो यहां पे लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूले आपको याद करके ही जाने हैं, क्योंकि अगर ये फॉर्मूले याद कर लोगे तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आता है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और ऐसा भी माना जाता है कि ये सबसे बड़ा टॉपिक है। बच्चों को कंफ्यूजिंग भी लगता है, क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठती नहीं कि ये चीजें आई कैसे, ठीक है? तो वो चीजें हम यहां पे समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक जो आपके पास है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होता है E डॉट डी ए, यानी सिंपली हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू E डॉट ए। क्या लिख सकते हैं? E डॉट ए। ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है? ये होता है एरिया वेक्टर, E होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको समझ में नहीं आता है, ये तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा E ए कॉस थीटा, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ सकते हो? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत बेसिक डिफिनेशन हमने यहां पे लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स अस एन आइडिया अबाउट टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। यानी कि आपके पास कोई एरिया दे रखा, हमने यहां पे एक एरिया मान लिया है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका बताता है कि इस एरिया से भैया कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ठीक है? सिंपली बताता है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उस चीज का आइडिया हमें देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इससे बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी इससे बेसिक डेफिनेशन कुछ नहीं हो सकती कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमें यह बताता है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया से क्रॉस हो रही हैं, वो हमें देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको फॉर्मूला पता चलेगा, फाई इज इक्वल टू E डॉट डी ए, ठीक है? और उसके बाद सिंपली इसको भी ये भी लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू E डॉट ए, ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ये लॉ और कूलम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है? गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो आपके पास फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एरिया, यानी जो आपके पास नेट फ्लक्स है, आपके पास कोई क्लोज सरफेस एरिया है जिसमें आप गॉसियन सरफेस मानते हो, तो उसके थ्रू अगर आपके पास कोई नेट फ्लक्स निकाल रहे हो, यानी कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया। अब अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस एरिया है, मान लीजिए ये आपके पास कोई स्फीयर है, तो वो एक क्लोज सरफेस एरिया है। आप किसी क्लोज सरफेस एरिया के थ्रू जो आपको नेट फ्लक्स निकाल रहे हो तो होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए, यानी E डॉट डी ए का आप क्लोज इंटीग्रल करो, वो इक्वल टू होता है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इस क्लोज्ड एरिया के अंदर, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज आपने इनक्लोज्ड कर रखा है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा नेट फ्लक्स। क्या आ जाएगा? नेट फ्लक्स। तो ये फॉर्मूला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। यहां पे जो आपके चार्ज दे रखा है, यानी जो सरफेस एरिया के अंदर, यानी जो एरिया है क्लोज्ड एरिया है, उसके अंदर जो चार्ज है उसी को यहां पे रखना है। और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यानी अगर बाहर भी चार्जेस रखे हुए हैं तो उनको भी मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके पास जो आपको यहां इस फॉर्मूले में चार्जेस रखने हैं वो केवल इस सरफेस एरिया, यानी क्लोज सरफेस एरिया के अंदर वाले चार्जेस रखने हैं, लेकिन आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगी वो बाहर वाले चार्जेस की वजह से भी निकल के आती है। तो ये इस फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अब इसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी कि गॉस लॉ को हम यूज कहां करते हैं? तो गॉस लॉ को यूज करते हैं हम कई जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ठीक है? तो हमारे पास कहां कहां यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहली जगह यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास कोई इन्फिनाइट लीनियर चार्ज रखा हुआ है, यानी अगर आपके पास तीन चीजें आपने पढ़ी होगी, एक तो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक आपके पास क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है? तो लैम्डा आपने सारी चीजें पढ़ी, सिग्मा रो, ये सब चीजें पढ़ रखी होंगी। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी वैल्यू आती है E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई R, और R ये होता है किस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो डिस्टेंस होती है आपकी R, और ये जो लैम्डा है इस पे है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस लाइन पे आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये होती है आपकी लैम्डा, ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज, कंडक्टिंग सीट आती है कि आपके पास कोई कंडक्टिंग सीट है, कंडक्टिंग सीट और नॉन कंडक्टिंग सीट का आपके पास यहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू कंडक्टिंग सीट, यानी कि आपको कंडक्टिंग सीट की वजह से जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो आता है E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी सीट रखी हुई है, इस पे चार्जेस रखे हुए हैं, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट। अब इसके बाद में एक फॉर्मूला और आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट। नॉन कंडक्टिंग सीट और कंडक्टिंग सीट के बीच में आपके बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा कि क्या चीज होती है। तो कंडक्टिंग सीट होती है कि भैया आपने एक जगह पे चार्जर रखे, वो पूरी सीट पे फैल गए, यानी कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग मतलब होता है कि आपने जहां जहां पे चार्जेस रखे हुए हैं वहीं पे चार्जेस रहेंगे, वो कंडक्ट
नहीं होंगे, यानी पूरे सरफेस एरिया पे नहीं फैलेंगे। तो ये होता है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बीच का डिफरेंस। और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको एज इट इज रट लेना है। सिग्मा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारे पास लास्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल स्फीयर। आपके पास कोई मेटल स्फीयर है जो कि हॉलो है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? तो इसकी वजह से हम 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं? एक तो आपके पास ये जो स्फीयर रखा हुआ है, इसका रेडियस हमने r मान रखा है, ठीक है। तो अगर इसके किसी इंटीरियर पॉइंट यानी किसी अंदर वाले पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो जब हम इसमें गॉसियन सरफेस बनाते हैं, इसमें अगर मैं ऐसा गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, तो गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो इसके अंदर कोई चार्ज इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो आ जाती है, यानी इनसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है। और जब हम सरफेस पे निकालते हैं, किसी सरफेस पे भी किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आएगा KQ बाई R स्क्वायर। और जो ये R है आपका, ये क्या है? ये R है आपका, इसका जो आपका स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, उसका रेडियस। उसके बाद में हमारे पास अगर किसी आउटसाइड पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो वहां पे आता है KQ बाई R स्क्वायर। और ये जो R होता है ये सेंटर से बाहर वाले पॉइंट की डिस्टेंस होती है, और Q होता है इस स्फीयर पे कितना चार्ज है। तो ये पूरी बात थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में। हमने पांचों टॉपिक्स कवर कर लिए। कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए? चार्ज कवर किया, कूलम्स लॉ कवर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कवर किया, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक डायपोल कवर किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कवर किया, गॉस लॉ कवर किया। तो इस चैप्टर में बस इतनी सारी चीजें हैं। आपको ये पूरा माइंड में, आपको दिमाग में बैठा के जाना है, और इसके बाद में आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं तो आई होप आपको मतलब बहुत अच्छा लगा होगा कि हाँ, ये सारी चीजें पूरी एक छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें मिल गई। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी रेफर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे वो भी हेल्प ले सके और वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, जिससे कि उनका भी कोई क्वेश्चन ना छूटे और आई होप आपका भी कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो ये बात रही इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।